जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। बच्चों, जो है वायरल पेपर है और विद्यालय में हुआ था, वार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो चलिए आइए इसको देखेंगे हम लोग। जो है देखो, सबसे पहले आप ये जो नाम लिखना है, ये अनुनाम लिखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद में कक्षा 11, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक जो है 100 अंकों का रहेगा। तो आइए किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए बच्चों, ये बच्चों NCERT रहेगा, सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए देखो, निर्देश क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न जो है कितने अंकों बच्चों, एक एक अंकों का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में निम्न में से कौन से राज्य की स्थापना की गई है। तो भारत में निम्न में से कौन से राज्य की स्थापना की गई है। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है स्थापना की गई है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जमींदारी उन्मूलन संविधान किस संशोधन में किया गया है। जमींदारी उन्मूलन, उन्मूलन होता है समाप्ति होता है। जमींदारी उन्मूलन संविधान किस संशोधन में किया गया है। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन में जो है किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने जो है लागू की। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, यहाँ पंचायती हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है किस राज्य ने लागू की थी। 4 ऑप्शन दिया है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा। राजस्थान के जो है नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची आप लोग जानते हो, जिस पर जो है कानून कौन बनाता है बच्चों, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। तो संघ सूची बच्चों वर्तमान कितने विषय हैं, तो 57 विषय है। सही जवाब जो है सा हो जाएगा, यानी 4 का सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय भी इसको कहते हैं। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है समझो, नई दिल्ली में स्थित है। कह रहा है उच्चतम न्यायाधीश बनने कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 65 वर्ष। सही जवाब जो है बा हो जाएगा, 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बच्चिया, गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किस हथियार का प्रयोग किया था। हिंसात्मक आंदोलन, सविनय अवज्ञा तथा जो है सत्याग्रह आंदोलन, और उसके बाद में जो है प्रतिरोधात्मक हिंसा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बा हो जाएगा, सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह। सही जवाब जो है बा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अज्ञानता के आवरण का विचार जो है किसने दिया है। अज्ञानता के आवरण का विचार एक किसका स्टेटमेंट है, जॉन रॉल्स का है। सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। यानी भारत में बच्चों नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। जन्मजात द्वारा सही है, पंजीकरण द्वारा सही है, राजकीय द्वारा ये भी सही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये नहीं है। ये बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सही जवाब जन्मजात, पंजीकरण द्वारा और राजकीय द्वारा, यही सही है। देखो 9 नंबर क्या पूछा गया था, कार्ल मार्क्स ने जो है खाई नुमा असमानता का बुनियादी कारण क्या बतलाया है। तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, आर्थिक संसाधन। सही जवाब बा हो जाएगा। 10 लास्ट क्वेश्चन है कि अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं। तो अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के जो है पूरक होते हैं। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलेंगे, जो 2-2 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की जो है बच्चों सरल परिभाषा लिखिए। तो देखो, किसी भी नियम कानून बनाए हुए संस्था को संविधान कहते हैं। हर एक देश का अपना संविधान होता है। भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, नेपाल, भूटान में, मतलब सब में अलग अलग देशों में बच्चों हर एक देश का अपना जो है संविधान होता है जिसके द्वारा नियम कानून चलाए जाते हैं। तो संविधान की सरल परिभाषा, कई परिभाषाएं होती हैं। देखो, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसका जो है शासन चलाया जाता है। ठीक है बच्चा। चलो भैया अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण जो है दीजिए। तो बच्चों सबसे बढ़िया उदाहरण जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं और राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। तो राष्ट्रपति इसका बढ़िया उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य किसके द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। तो राज्यसभा बच्चों जो एक उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में कितने सदस्य किसके द्वारा मनोनीत हो सकते हैं।
तो जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, समाज सेवा, साहित्य में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। इनका चुनाव नहीं होता है, इनको मनपसंद जो है नियुक्त किया जाता है 12 सदस्यों को। ये राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार बताइए। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय, जिनको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये बच्चों कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे उच्चतम न्यायालय, तीनों एक ही चीज़ें हैं। उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार बताना है। पहला बच्चों मूल अधिकारों की जो है रक्षा करना। नंबर 2 राज्य सरकार के विवादों का जो है निपटारा करना। ये जो है उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार है। भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक? तो बच्चों भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक है, लेकिन जो है बच्चों आपातकाल में जो है एकात्मक हो जाता है। ठीक है, वैसे संघात्मक है, लेकिन जो है आपातकाल में क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। आदर्श नागरिक के 4 तत्व लिखिए। आदर्श नागरिक के जो है 4 तत्व लिखिए। पहला है बच्चों कानून का जो है पालन करना, और दूसरा है शिक्षित और सूचित रहना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल रहना। नंबर 4 है दूसरों को सर्वोत्तम हित में जो है कार्य करना। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीयता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं लिखिए। राष्ट्रीयता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं लिखिए। पहला बच्चों सांप्रदायिकता, दूसरा जो है भाषा का अंतर। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब बच्चों सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो जिस जात धर्म को हो। सभी भारतीय संविधान सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से बच्चों देखता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, यानी सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक भैया, चलो बच्चों 19 नंबर की ओर चलेंगे। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, एक तर्क दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर देखो बच्चों, लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों ही आवश्यक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, पूरक है। इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के जो है पूरक है। छोटी सी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है आंग सान सू की पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स। चलिए अब हम लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, जो बच्चों 5 अंकों का रहेगा। संविधान के दर्शन से क्या अर्थ है, आइए उसका उत्तर देखेंगे। देखो, संविधान निहित उन बुनियादी मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों से है जिन पर देश का शासन और नागरिक जीवन जो है आधारित है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, समीक्षा करें। संपत्ति के अधिकार को बच्चों अब समाप्त कर दिया गया है। अब जो है अनुच्छेद 300 का में जो है इसे रखा गया। पहले अनुच्छेद 31 और 19 के F में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन बच्चों इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। अब एक विधि के एवं कानूनी अधिकार रह गया है। इसे संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में जो है रखा गया है। पहले अनुच्छेद 31 और जो है 19 का F में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखो उत्तर देखेंगे। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति यह है कि संपत्ति का अधिकार अब संविधान के 3रे भाग में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसे जो है साधारण अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सरकरिया आयोग की सिफारिशें क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सरकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ये लगाना है। सरकरिया आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो सरकारिया आयोग ने केंद्र व राज्यों के सुधारने के लिए कई सिफारिशें की थी। पहला, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तटस्थ व्यक्ति होना जरूरी है। नंबर 2, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। नंबर 3, राज्यपाल को सक्रिय राजनेताओं में नहीं चुना जाना चाहिए। नंबर 4, राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन जो है देना चाहिए। स्वतंत्रता और समानता में जो है क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो, स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है। अधिकांश आधुनिक विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के सहयोगी है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता व्यर्थ है। R.S. टाउनी के अनुसार बच्चों स्वतंत्रता का विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। आधुनिक लोकतांत्रात्मक राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए आर्थिक सामाजिक समानता
स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। जिस देश में बच्चों नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, वहाँ नागरिक अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाते। भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता तो है, पर आर्थिक समानता नहीं है। गरीब, बेरोजगार एवं भूखे व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता के लिए समानता का होना बच्चों अनिवार्य है। ठीक ना? एक बार पढ़ ली बच्चों, अपने मन से कर लेंगे आप लोग। समानुपातिक न्याय का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। आइए इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत रही है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें हम यह अनुभव करें कि प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना अन्याय होगा। उदाहरण के लिए, किसी विद्यालय में अगर यह निर्णय लिया जाए कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को समान अंक दिए जाएंगे क्योंकि सभी एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सभी ने एक ही परीक्षा दी है, यह स्थिति बच्चों कष्टपूर्ण हो सकती है। तब अधिक उचित यह रहेगा कि छात्रों को उनके उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक प्रदान किया जाए। यह न्याय का जो है समानुपातिक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का क्या महत्व है। तो अधिकारों के बच्चों जो है आदर्शवादी सिद्धांत ही डाल लेंगे। उसके बाद में यह सिद्धांत की मानता है कि अधिकार ने वह साधन दशाएँ हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक होती हैं। इस सिद्धांत का समर्थन थॉमस हिल, ग्रीन, बैडले आदि विचारकों ने जो है किया। इस सिद्धांत की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। नंबर 1, अधिकार व्यक्ति की मांग है। यह मांग समाज द्वारा स्वीकृत होती है। नंबर 3, अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है। नंबर 4, अधिकारों का उद्देश्य समाज का जो है वास्तविक हित है। नंबर 5, अधिकार हित के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक साधन है। लघुत्तरीय सेकंड प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे जो 6 अंकों का बच्चों रहेगा। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है। नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद और विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है। नंबर 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं अनुभव दिए गए हैं। नंबर 3, न्यायपालिका अपने वेतन भत्तों व आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर जो है निर्भर नहीं है। संसद निर्भर नहीं है। उनके खर्चों से संबंधित बिल पर महज मतदान नहीं होता। न्यायाधीशों का सेवा काल लंबा निश्चित होता है। न्यायाधीशों के कार्यों निर्णय के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जो न्यायालय व उसके निर्णय की अवमानना करते हैं, न्यायालय उन्हें दंडित कर सकता है। न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार संबंधी सिद्धांतों को समझाइए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो, लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। इस प्रणाली पर जो है आधारित समाज व शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार प्रदान किया जाए। जिस देश में जितने अधिक नागरिकों को अधिक नायकों को मताधिकार प्राप्त रहता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। नागरिक और राष्ट्र के संबंध की व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर देखो बच्चों, कह रहा है कि नागरिक और राष्ट्र के संबंध की जो है व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, नागरिक और राष्ट्र के बीच का संबंध एक जटिल और महत्वपूर्ण है, जहां नागरिक राष्ट्र के सदस्य होते हैं और राष्ट्र नागरिकों को अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। बदले में नागरिक राष्ट्र के प्रति निष्ठा और दायित्वों का जो है पालन करते हैं। आप थोड़ा और लिख सकते हैं अपने मन से। दीर्घ उत्तरी प्रश्न बच्चों, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, इसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में लोकसभा गठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए तथा राज्यसभा के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। सरला एक बार देखेंगे, आपको याद हो गया। 8 नंबर मिलेंगे आपको। 2 में से बच्चों 1 करना है। अधिकार जनसाधारण पर क्या जिम्मेदारी डालते हैं, संक्षेप में लिखिए। अथवा समानता की परिभाषा दीजिए तथा स्वतंत्रता के साथ इसके संबंध की जो है व्याख्या कीजिए। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।